फिर से जो है इंडिपेंडेंट सिनेमा को अलग थलग रखने की फिर से कोशिश जारी है, क्योंकि OTT पे भी उनको उस तरह से स्थान नहीं मिल पा रहा है। नहीं, मैं मिला हूँ उनसे, मैं मिला हूँ कुछ न किसी फंक्शन पे, या एक बार पूना में भी मिले थे फिल्म फेस्टिवल में। तो बहुत लंबी चौड़ी बात, मैं उनको बताता रहता था कि मेरा नाम आपके ऊपर रखा गया था। देखिए, सिनेमा को एक आर्ट के तौर पे देखने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। अब एक नया जनरेशन है, जैसे देवाशीष मखीजा है, जो आर्ट की तरीके से देखता है या एक्सप्रेशन के नज़रिए से देखता है। कुछ नहीं, मीडिया में कुछ लिखने के लिए एक नाम दिया जाता है, पैन इंडिया, प्रमोशन के लिए फिल्म मेकर्स कुछ नाम दे देते हैं। भैया जी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मैंने एक्शन इस तरह का हाई वोल्टेज एक्शन कभी नहीं किया था मैंने, और मेरी अपने बॉडी को तैयार करने में काफ़ी समय गया। फिर उसको करने में हर दिन डर लगा रहता था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, और ख़ास करके इस एज में मैं कर रहा हूँ उसको। मैं कोई 25-26 साल को तक हूँ नहीं। नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, दैनिक जागरण से। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिनके लिए सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी है, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मनोज जी, सबसे पहले तो आपके नाम से ही शुरू करते हैं कि आपका नाम, मैं पढ़ रही थी कि मनोज कुमार जी के नाम पे रखा गया था। तो आप कैसे फ़ैन थे उनके बचपन में, जब आपको पता चला होगा कि मनोज कुमार जी के उस पर आपका नाम है? नहीं, हमने फिल्में, उनकी पुरानी फिल्में लगती थी तो हमारे पेरेंट्स जाया करते थे, तो हमें भी साथ में लेके जाते थे सारे बच्चों को। तो उनकी फिल्में हम देखते थे, और मैं तो फिल्मों का ही दीवाना था। तो फिल्म में मनोज कुमार जी आ रहे हैं और संजीव कुमार आ रहे हों, अमिताभ बच्चन जी, और सबका मैं सिनेमा का ही बड़ा मुरीद हुआ करता था। लेकिन मनोज कुमार जी का सबसे बड़ा मुरीद मैं तब हुआ जब उनकी डायरेक्शन वाली फिल्म मैंने देखनी शुरू की, चाहे वो कार हो, या फिर आपको रोटी कपड़ा मकान हो, या शोर हो, या क्रांति हो। ये सब फिल्मों ने मुझे बहुत मेरे दिल को छुआ था जब मैं बच्चा था, और उसके कारण मैंने मनोज कुमार जी के बहुत सारे एस्पेक्ट देखे। खास करके उपकार मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगती है, और शोर बहुत कुछ ज़्यादा ही अच्छी फिल्म लगती है मुझे। मेरे ख्याल से हम अभी के समय में, जिस तरह के समय में हालात में हम हैं, वहाँ पे शोर जैसी फिल्म आज भी बहुत रेलेवेंट है, रोटी कपड़ा मकान आज भी रेलेवेंट है जी, और उपकार आज भी रेलेवेंट है। तो वो कमाल के राइटर, कमाल के लिरिसिस्ट, कमाल के डायरेक्टर, और बड़े कमाल के एक्टर भी थे। तो जब इंडस्ट्री में आए तो उनसे मिलने की कोशिश हुई? नहीं, मैं मिला हूँ उनसे, मैं मिला हूँ कुछ न किसी फंक्शन पे, या एक बार पूना में भी मिले थे फिल्म फेस्टिवल में। तो बहुत लंबी चौड़ी बात, मैं उनको बताता रहता था कि मेरा नाम आपके ऊपर रखा गया था। तो क्या कहते थे? नहीं, बहुत आशीर्वाद, सब बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, काफ़ी दुनिया देखी उन लोगों ने। हम तो उनके सामने बच्चे हैं। लेकिन मनोज जी, जब आप आए थे, जब आपने शुरुआत की थी, तब आर्ट सिनेमा अलग होता था, कमर्शियल सिनेमा एक तरीके से, वो दौर ऐसा था कि दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता था। आज वो लाइन बिल्कुल ब्लर हो गई है। कैसे देखते हैं जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि अब आर्ट और कमर्शियल वाला दौर ख़त्म है एक तरीके से? देखिए, एक समय के लिए ब्लर हुआ था, लेकिन फिर से जो है मैं कहूँगा सेपरेट हो चुका है। क्योंकि जैसे ही अब पहले आर्ट सिनेमा को फिर बाद में पैरेलल सिनेमा कहा जाने लगा, फिर बाद में अब जो है इंडिपेंडेंट सिनेमा कहा जाता है। बिल्कुल। अभी फिर से जो है इंडिपेंडेंट सिनेमा को अलग थलग रखने की फिर से कोशिश जारी है, क्योंकि OTT पे भी उनको उस तरह से स्थान नहीं मिल पा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर सिनेमा का भला, या सिनेमा एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडियम ऑफ आर्ट, अगर सही मायने में कोई उसको जस्टिफाई करता है तो वो इंडिपेंडेंट सिनेमा है। और हर चीज़ पैसा बनाने के लिए नहीं होती है। इंडिपेंडेंट सिनेमा का भी अपना एक बजट होता है, ख़ास बजट में वो लोग बनाते हैं, और अगर उनको सही तरीके से प्रोत्साहन मिले, सही तरीके से सरकारी प्रोत्साहन मिले, और उनको मेंटरशिप मिले, यही फिल्में हैं जो बाकी दुनिया भर में जा कर के हमारे देश का नाम रोशन करती हैं, अलग अलग देश में, अलग अलग देश के बड़े बड़े फेस्टिवल्स में। तो मुझे लगता है कि दोबारा सरकार को, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को, और फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से इंडिपेंडेंट सिनेमा को अपना सिनेमा मानने की ज़रूरत है। तो बाकी कंट्रीज़ में कैसा पाते हैं इंडिपेंडेंट सिनेमा की? इसलिए तो अच्छा करते हैं क्योंकि उनको मेंटरशिप मिलती है गवर्नमेंट की। तो मेन स्ट्रीम सिनेमा तो अपने लिए कर ही लेता है,
मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए उनके पास अपना स्टार्स है, उनके अपना एक स्टार सिस्टम है, जो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बनाते हैं, उनके लिए दर्शक भी चले जाते हैं, वो भारी मात्रा में जाते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट सिनेमा की बहुत मदद करता है, सिनेमा के ग्रोथ में बहुत मदद करता है, सिनेमा को प्रॉस्पर होने में बहुत मदद करता है, सिनेमा को नया स्वरूप देने में बहुत मदद करता है। और उन्हीं सिनेमा की वजह से फिर आपके सिनेमा की पहचान बनती है बाहर के देशों में। बिल्कुल, लेकिन अभी तो OTT के आने से कहना चाहिए स्थिति बेहतर हो गई थी इंडिपेंडेंट, थोड़ी बेहतर हुई थी, लेकिन अभी फिर से जो है इंडिपेंडेंट सिनेमा का उस तरह से स्वागत जो है हर जगह नहीं हो रहा है। क्या वजह लगती है? वजह यही है कि हर चीज़ जो है नंबर सिस्टम। तो मनोज जी, 1 मिनट का द्रोह काल आपने गोविंद निहलानी जी के साथ किया था, उसके बाद उनके साथ आपने संशोधन फिल्म की थी जिसमें आप लीड रोल में थे। तो क्या था कि 1 मिनट से आप पूरा लीड में आ गए थे गोविंद निहलानी जी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं उनके पास पहुंचा था तब तक सारे रोल बढ़ चुके थे। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, ये 1 मिनट का रोल है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा तुम करो, अभी बैंडिट क्वीन करके आए हो। लेकिन मैंने कहा कि भाई मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे एक तो काम की बहुत सख्त ज़रूरत है, और कम से कम जो भी 2-3 हज़ार रुपये मिलेंगे वो मेरा कुछ भाड़ा चला जाएगा, या पेट में कुछ खाना डाल लूँगा, और आपके साथ काम करने को मिल जाएगा। और उस सीन में जो है नसीर भाई और ओम भाई दोनों होने वाले थे, तो उनसे मिलना भी हो जाता। तो ये सारे लालच थे मेरे दिमाग में। और संशोधन में मुझे बड़ा किरदार मिला था, और एक कमाल की कहानी थी, विमेन एम्पावरमेंट की कहानी थी, जो मेरे दिल के बड़े करीब थी। और फिर मरता क्या नहीं करता, उसमें हमारे पास चॉइसेस नहीं थे, और गोविंद निहलानी जी डायरेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए और कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो गोविंद निहलानी जी हो चाहे श्याम बेनेगल जी हो, उनकी कमी कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि उस दौर में आपने उनके साथ काम किया है, जो फिल्में उन्होंने बनाई जो समय के सब्जेक्ट्स को बहुत छूती थी, आज के दौर में कैसे पाते? मैं तो उस समय मिस करता था। मैं चाहता था कि मैं गोविंद जी के साथ उस तरह की फ़िल्म करूँ जिन फिल्मों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था उस तरह का एक्टर बनने के लिए, और ख़ास करके ओम भाई जैसा एक्टर। मेरे ख्याल से उनके जैसा एक्टर पैदा होना बड़ा मुश्किल है। आक्रोश और अर्धसत्य, मैं चाहता था कि कुछ इस तरह का काम, या एग्जैक्टली वही नहीं तो कुछ और गोविंद जी के साथ ऐसा कुछ काम करने को मिले, लेकिन मैं लेट आया। बिल्कुल, लेकिन कुछ बकेट लिस्ट फिर बनाई थी, क्योंकि ये तो टिक हो गई होंगे आपके कि गोविंद जी। देखिए टिक अब, लेकिन हाफ टिक हुई हैं गोविंद जी के साथ, लेकिन गोविंद जी के साथ संबंध अभी भी वैसा ही है। अब तो बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं काफ़ी, लेकिन जब उनका साथ कुछ देर के लिए मिल जाता है उसी में खुश हो जाता हूँ मैं। क्या लर्निंग रही उनकी जो अभी तक साथ है गोविंद जी की? देखिए, सिनेमा को एक आर्ट के तौर पे देखने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। अब एक नया जनरेशन है, जैसे देवाशीष मखीजा है, जो आर्ट की तरीके से देखता है या एक्सप्रेशन के नज़रिए से देखता है। तो ये लोग, इन लोगों ने अब वो झंडा अपने हाथ में लिया हुआ है और अच्छा कर रहे हैं, और ज़रूरत है कि कोई उनको सपोर्ट करे, कोई उनको आगे, उनका हाथ पकड़ के आगे लेके चले। तो 100वीं फिल्म रही है आपकी भैया जी, ये माइलस्टोन कैसे देखते हैं? क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले 100वीं फिल्म पूरे? नहीं, देखिए वो तो खैर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं लोग। और जिस तरह से लोगों ने जितने OTT पे मेरे काम हैं देखे हैं लोगों ने, पुरानी फिल्मों को जाकर के लोग देख रहे हैं मेरे, तो इससे एक अच्छी बात लगती है कि आपने जो किया कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही किया, कि या कुछ अच्छा चुना कि लोग ये पसंद कर रहे हैं। और यू फील ग्रेटफुल टू गॉड, यू फील ग्रेटफुल टू द ऑडियंस हु इज़ बिन कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग यू। उससे तो आप अपने आप को काफ़ी लकी मानते हैं। तो भैया जी में तो आपको काफ़ी एक्शन करते भी हमने देखा था, तो कहीं मलाल रहा करियर के शुरू में आपको इस तरीके से डायरेक्टर्स ने नहीं देखा कि आप एक्शन कर सकते थे, एक फुल फ्लेज एक्शन फिल्म आपको नहीं मिली? किसी चीज़ का मलाल क्यों? मतलब मैंने तो काम वही किया जो मैं करना चाहता था, जो मन नहीं किया वो नहीं किया मैंने। और जहाँ तक बात है भैया जी करने का, तो मैं सीधा अपूर्व सिंह कार्की जो डायरेक्टर है, बंदा में उसने इतना बढ़िया काम किया और इतनी अच्छी फिल्म बनाई। फिर वो एक ऐसी फिल्म करना चाहता था जिससे कि जो देख करके वो बड़ा हुआ था, डब्ड तेलुगु फिल्में अपने हल्द्वानी में, नैनीताल में, तो उस तरह की फिल्म बनाना चाहता था वो। और उसने मुझसे सपोर्ट मांगा, और मैंने पूरी तरीके से अपने जी जान लगा दी उस फिल्म को बनाने में। उसका सपना पूरा हुआ,
मुझे खुशी इस बात की है। डब फिल्मों की आपने बात की मनोज जी, तो आजकल पैन इंडिया का कल्चर हो गया है। देखा जाए तो जो साउथ की फिल्में बनती हैं उनको ज़्यादातर वो लोग पैन इंडिया करके प्रमोट करते हैं, हालांकि अलग अलग लैंग्वेज में ही डब हो रही हैं, कई बार इंडियन एक्टर्स भी उसमें अलग अलग इंडस्ट्री के काम कर रहे हैं। तो ये पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट आप कैसे देख रहे हैं? आपने भी साउथ की कुछ फिल्में की। कुछ नहीं, मीडिया में कुछ लिखने के लिए एक नाम दिया जाता है पैन इंडिया, प्रमोशन के लिए फिल्म मेकर्स कुछ नाम दे देते हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन जी के समय में अमिताभ बच्चन साहब को पूरे हिंदुस्तान के लोग देखते थे, अलग अलग देशों में लोग देखते थे। मिथुन चक्रवर्ती साहब को जो है और शत्रुघ्न जी को पूरे हिंदुस्तान में लोग देखते थे, अलग अलग देशों में लोग देखते थे। राज कपूर साहब को, तो वो भी पैन इंडिया थे। तो ये सब बिना मतलब की बातें हैं। आप एक फ़िल्म बनाते हो और आपको लगता है कि इस फिल्म का दर्शक पूरे इंडिया में, तो आप उसको पूरे हिंदुस्तान में लेके जाते हैं। और धीरे धीरे तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा को पोस्ट पैंडेमिक लगना शुरू हुआ कि एक ख़ास तरीके की फिल्में वो बना रहे हैं जो हर जगह पे लोग उस तरह की फ़िल्मों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस तरह की फ़िल्मों के, क्योंकि जब मार्केट एक्सपैंड होता है तो लोग अपने नया नया मार्केट ढूंढते हैं, नई नई ऑडियंस ढूंढते हैं। उसके कारण ये सारा विस्तार हुआ है। शायद हम अभी चूक रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं और वो मर्म समझने में, और सब कोशिश कर रहे हैं कि वो मर्म समझें, जाने कि भाई ऑडियंस हमारा जो है क्या है, जो हमारे में नहीं देख पा रहा है, जो उन फिल्मों में देख पा रहा है। तो सब ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आपने भी साउथ में कुछ फिल्में की थी लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, जैसे बहुत बार कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन मेरी 2 फिल्में बहुत सराही भी गई और वो चली भी। और एक हैप्पी थी आलू अर्जुन के साथ में, और एक वेदम थी। दोनों जो हैं बड़ी सराही गई, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन एक शिकायत ये भी आती है कि जब हिंदी के एक्टर्स यहाँ से साउथ में जाते हैं तो ज़्यादातर उन्हें विलन के रोल में कास्ट किया जाता है। आप इसे कैसे देखते हैं? हैप्पी में मैं एक कहें कि बड़ा कॉमेडिक था वो कैरेक्टर, और बड़ा पॉपुलर हुआ। तो मैं आज भी जाता हूँ तो वहाँ के जो तेलुगु ऑडियंस है वो मुझे हैप्पी के रोल को बहुत पसंद करती है। वो काफ़ी एंटरटेन हुए थे उससे वो लोग। वेदम सीरियस रोल था, उससे भी बहुत प्रभावित हुए थे लोग। फिर पुली किया था मैंने पवन कल्याण के साथ में। वो उतनी चली नहीं थी, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, लेकिन उसके डायरेक्टर थे एस जे सूर्या, जो इस समय काफ़ी अच्छा खासा एज एन एक्टर नाम कमा रहे हैं। तो तमिल में मैंने 2 फिल्में की थी, एक सूर्या के साथ किया था, एक मैंने विक्रम के साथ किया था, तो विशाल के साथ। वो दोनों भी खास नहीं चली थी। लेकिन मुझे मेरा काम करने का और मन था, लेकिन मुझे फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती रही कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं बहुत बंधा हुआ महसूस करता था, इसलिए मैंने काम कम कर दिया उधर। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स तो कहते हैं हम सीख लेते हैं या लाइन लर्न। मैं से नहीं हो पाता है, नया लैंग्वेज सीखने में मुझे परेशानी होती है। तो मनोज जी, एक बात और है कि देखा जाए कई बार आपके बैक टू बैक कई प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो एक साल में कितना टारगेट रखते हैं? मैं कोई टारगेट नहीं है, मैं काम करता जा रहा हूँ, क्योंकि अच्छी फिल्में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स दे रहे हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक भरोसा है मेरे ऊपर में, और एक अच्छी स्थिति है मेरे लिए। और जब अच्छा काम आता है तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, चाहे भले ही बैक टू बैक आए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जब काम करता हूँ तो एक फिल्म पे काम करता हूँ, और 2 फिल्मों के बीच में 1.5 महीने का समय होता है जिसमें मैं तैयारी करता हूँ अगले काम के लिए। बिल्कुल, कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि एक एक्टर को एक फिल्म के लिए बहुत समय चाहिए होता है। कितना समय चाहिए होता है? मुझे समय ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे 1.5 महीने समय चाहिए बस एक फिल्म के लिए, या तैयारी करने के लिए, क्योंकि उसके पहले से मैं उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ अपने खाली समय में। तो लेकिन आप तो मनोज जी आपने वैरायटी रोल किए, लेकिन ऐसा कौन सा इमोशनल रोल था जिसको करने के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल रहा हो? नहीं, बहुत सारी। देखिए, काम तो कोई भी आसान होता नहीं है। गली गुलियाँ है, बहुत मुश्किल फिल्म थी। गलीगढ़ है, भोसले है, ये सब बड़ी मुश्किल फिल्म है। ज्वारम बहुत मुश्किल फिल्म थी, बहुत ज़्यादा मेंटली इंटरनली बहुत मुश्किल फिल्म थी। आपको लगता है बंदा इजी फिल्म थी, बिल्कुल नहीं थी। आपके मेरे डायरेक्टर से पूछ लीजिएगा कि क्या स्थिति हुआ करती थी हमारी। ते भैया जी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मैंने एक्शन इस तरह का हाई वोल्टेज एक्शन कभी नहीं किया था मैंने, और मेरी अपने बॉडी को तैयार करने में काफ़ी समय गया।
फिर उसको करने में हर दिन डर लगा रहता था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, और ख़ास करके इस एज में मैं कर रहा हूँ उसको, मैं कोई 25-26 साल को तक हूँ नहीं, तो उसको उस तरह से देखा जाए तो बहुत ही रिस्की था, और जिसके कारण मेरा घुटना भी गया और गर्दन गया था, लेकिन अभी जा कर के धीरे धीरे करके 80% ठीक हो गया। तो रिस्की तो हर चीज़ रहता है, कुछ इंटरनली बहुत मुश्किल होता है, कुछ इमोशनली बहुत मुश्किल होता है, कुछ क्रिएटिवली मुश्किल होता है, कुछ फिजिकली मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन दोस्ती का मौसम चल रहा है इस समय, फ्रेंडशिप वीक चल रहा है, तो दोस्त कितना बना पाए आप? इंडस्ट्री में जब आए थे तो कितने दोस्त साथ देते थे, कितना, और यहाँ देखिए, एक ख़ास उम्र के बाद दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल होता है, आप इस बात को समझ सकती हैं। लेकिन जो मेरे स्कूल के, कॉलेज के, थिएटर के दोस्त थे वो आज भी हैं। ये अलग बात है कि उनसे रोज़ के रोज़ बात नहीं हो पाती है, लेकिन एक निखिल वर्मा है जिससे रोज़ बात हो पाती है। कुछ एक और दोस्त हैं जिनसे हफ्ते में कुछ एक बार बात होती है। मेरे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे दोस्त हो जाते हैं, चाहे वो नीरज पांडे हो। नीरज पांडे अब वो डायरेक्टर एक्टर का रिलेशनशिप नहीं रहा, अब हम उससे आगे जा चुके हैं दोस्ती के लिहाज से, जहाँ पे एक दूसरे पे ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए इज्जत है। के मेनन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं मानता हूँ, भले ही हम रोज़ बात ना करें। नवाज़ मेरा अच्छा दोस्त है, भले ही हम रोज़ बात ना करें। तो इस तरह से रोज़ मिलना दोस्ती की निशानी नहीं होती है। जब आप मिले तो लगे ही नहीं कि आप मिले नहीं थे, ये दोस्ती की निशानी होती है। पर दोस्ती में कभी धोखा खाए? ऐसा कोई दोस्ती नहीं किया मैंने कि जिससे मुझे धोखा मिले। लेकिन कभी होता है ना, दोस्त पीठ पीछे छुरा घोंप जाते हैं, सामने से अच्छे रहते हैं। मैं ही भोग देता हूँ उनको हटा देता हूँ सही बात है, यही होना चाहिए। लेकिन मनोज जी, आजकल दौर तो रील का रहता है। आप देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ज़्यादातर अपनी फ़ोटोएं या फिल्म का प्रमोशन ही करते हैं। बहुत सारे एक्टर आजकल रील बनाते हैं, उसको डालते हैं, आप उससे दूर दिखते हैं। इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 100 मेरे काम पर्याप्त नहीं हैं मुझे काम देने के लिए, तो रील क्या पर्याप्त होगा। लेकिन ये रील कल्चर किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से आजकल नए बच्चे आ रहे हैं, होड़ मची है। नहीं, ठीक है, मैं कभी भीड़ का हिस्सा वैसे भी नहीं रहा हूँ, और कभी वो काम ही नहीं किया जो सब कर रहे हैं। मुझे जो अच्छा लगता है, जिसमें मुझे हिचकिचाहट नहीं होती है, जिसमें मुझे परेशानी नहीं होती है, जो मेरे दिल को छूता है, वही काम करता हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है। समय बदल रहा है, समय के साथ आप अडेप्ट कर सकते हैं अपने आप को, उसको स्वीकार करके। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें, लेकिन हाँ, मैं स्वीकारता हूँ कि ये चल रहा है, और मैं इस पर कोई जजमेंट इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ये समय अलग है, तो इसलिए कोई जजमेंट नहीं है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि समय कैसे बदल रहा है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ जो मैं अपने एक्टर को इस समय के साथ रख सकूँ। तो मनोज जी, समय तो बदल रहा है, तो आप फैमिली मैन करें, एक फैमिली मैन है भी, तो जब अपना बचपन देखते हैं और जब अपनी बेटी का देखते हैं, तो क्या बातें परेशान करती हैं आपको? मैं उसके लिए, मुझे एक ही बात का बुरा लगता है कि उसके लिए जो है छूने के लिए आसमान और चलने के लिए ज़मीन नहीं है बड़े शहर में। इसीलिए हमने उसको बोर्डिंग में भेजा ताकि वो दोस्त बनाए, दोस्तों के साथ समय गुजारे, और फ़ोन और डिजिटल की चीज़ों से दूर रह कर के लोगों से बात करे। बोर्डिंग में, हॉस्टल में ये मुमकिन हो पाता है, घर पे रख के मुमकिन नहीं हो पाता। अब मेरा अपना मानना है कि बच्चों को अभी वो समय बहुत मतलब चीख के कह रहा है कि अब ज़रूरी है कि जब आप 1 या 2 ही बच्चे कर रहे हैं तो आपका फोकस हमेशा उसके ऊपर रहता है। इससे अच्छा है कि वो किसी डिसिप्लिन में जाए, जहाँ पे एक ही बिल्डिंग के, एक ही कैंपस में उसको अलग अलग विधाएं सिखाई जाएं, जहाँ पे अलग अलग बच्चों के साथ में उससे घुलने मिलने का समय दिया जाए, और उसको उसके लिए ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। लेकिन एक सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं एक इशू बन रहा है आजकल के बच्चों की ग्रोथ का। बोर्डिंग में एक ही बार आपको फ़ोन मिलता है जब आप अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, पर जब घर आती होगी तब मतलब हम अपनी मॉनिटरिंग कर लेते हैं उतनी देर में, उस समय हम कर लेते हैं। ज़्यादा लंबी छुट्टी तो उनकी समर हॉलीडेज़ ही होती है, फिर हम छुट्टी के लिए चले जाते हैं, तो पूरा दिन तो हम घूमते रहते हैं। कमरे में आने के बाद हम उसको करने भी देते हैं, है ना, क्योंकि आप वो उसके समय की मांग है, उससे अलग नहीं रह सकते ज़्यादा से ज़्यादा।
तो डिस्पैच में क्या नया दिखाने वाले हैं इस बार? वो तो उसी समय बताएंगे, लेकिन हाँ, कन्नू बहल बड़े एक वन ऑफ अ काइंड डायरेक्टर हैं हमारे समय के, और बड़े होनहार हैं, और उतने ही बड़े कठिन डायरेक्टर हैं, बहुत डिमांडिंग डायरेक्टर हैं। तो उनके साथ काम करके एक अलग तरीके का अनुभव हुआ, जो ज़्यादा साझा करूँगा जब डिस्पैच आने वाली होगी। और फैमिली मैन 3 के सेट पे लौटने का अनुभव कैसा था आप? बहुत बढ़िया है। अभी भी हम शूटिंग कर रहे हैं उसकी, और बहुत ही कमाल का दिन गुजर रहा है। जब शूटिंग होती है तब कुछ न कुछ नया अनुभव हो रहा है। आज एक रैपिड फायर करते हैं मनोज जी। कुछ सवाल हैं छोटे छोटे, कि कौन सी एक आदत है जो खुद की बदलना चाहेंगे? बदलना चाहूँ, सब तो बदल दिया, अब बदलने को कुछ बचा नहीं। कुछ रखना चाहता हूँ मैं, ताकि ज़िंदगी ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए। क्या क्या बदल दिया? सब बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया। मैं पहले 9 बजे उठता था, अब मैं 5 से 6 बजे तक उठता हूँ। तो बदल तो सब कुछ दिया है, अब थोड़ा बिगाड़ना चाहता हूँ। लाइफ का हाई पॉइंट? मेरे ख्याल से लाइफ का मेरा हाई पॉइंट दो तीन चीज़ें रही हैं। एक मेरी पत्नी से मिलना, दूसरा सत्या, तीसरा मेरी बच्ची का पैदा होना। लो पॉइंट? लो पॉइंट्स मेरे पिताजी और माताजी दोनों का 1 साल के अंदर गुजर जाना सबसे ज़्यादा लो पॉइंट मेरे लिए रहा है। और दूसरा लो पॉइंट रहा है कि मेरे दोनों जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ गए, वो दूसरा लो पॉइंट था। वो 3 साल के अंदर में चारों गए। मैं अपने इन लॉज मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे मुझे, और हमेशा जब दिल्ली जाता था तो पहला पड़ाव मेरा हमेशा वही घर हुआ करता था। अब सबकी कमी खलती है, लो पॉइंट्स हैं। तो कोई सीक्रेट स्किल? सीक्रेट स्किल तो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं 3-4 साल 5 साल पहले से खाना बनाना सीखना शुरू किया। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बना सकता हूँ खाना। आप कोई भी देंगे, अगर मुझे नहीं भी आता हुआ तो यूट्यूब पे देख करके 2-3 वीडियो देखता हूँ, फिर मैं अपना कुछ निकाल लेता हूँ। अरे वाह। कोई कॉल जिसका इंतज़ार हो अभी भी? मुझे कॉल किसी का, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई ऐसा है ही नहीं। एक्चुअली मैं अच्छे काम की तलाश करता हूँ। मुझे अगर कॉल इंतज़ार हो तो मुझे हमेशा लगता है कोई ऐसा डायरेक्टर, कोई कमाल का डायरेक्टर, चाहे भले ही नया हो, जो मुझे कोई कमाल की स्क्रिप्ट कोई भेज दे मुझे, और नया हो, बिल्कुल नया हो। तो अगर मुझे इंतज़ार रहता है तो एक नए डायरेक्टर का। स्टारडम की सबसे अच्छी और बुरी बात? मेरा तो स्टारडम है नहीं, तो मुझे नहीं पता है कि स्टारडम होता क्या है। वो आप शाहरुख और सलमान और आमिर से पूछिए, और रणबीर कपूर और रणवीर सिंह से पूछिए। मैंने स्टारडम कभी देखा नहीं है, इसलिए मैं गलत आदमी हूँ उसके बारे में। मुझे नहीं पता स्टारडम होता क्या है। रात में ऐसी कोई एक काम जो ज़रूर करते हो सोने से पहले? प्रे ज़रूर करता हूँ और पानी पीता हूँ। लाइफ का एक फ़लसफ़ा जो हमेशा फॉलो किया? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैं कोई भी गलत बात ना सुनता हूँ ना बोलता हूँ। मैं कभी किसी बुराई में शामिल नहीं होता हूँ। अब जो सबसे बड़ी बात सीखी मैंने बहुत साल पहले, कि अपने पिछले काम का बोझ लेकर मत चलो, हमेशा नया काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो। बहुत अच्छी बात है मनोज जी। बस चलते चलते एक आखिरी सवाल। आप 30 साल से इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इस काम का मज़ा ले रहा हूँ, लेकिन इस काम का मज़ा लेने में बहुत सारे हर्डल भी आते हैं, इनसाइडर आउटसाइडर, कभी कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। इनसे खुद को कैसे बचा के ये मज़ा आप कायम रख पाते हैं? ये इनसाइडर आउटसाइडर तो बकवास बात है। सबसे पहली बात है वो इसलिए बकवास बात है कि चाहे आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, जिसको अपने बच्चे बच्ची को आगे बढ़ाना है वो बढ़ाएगा ही। चाहे वो समाज में IAS अफसर भी जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे IAS ऑफिसर बने या IPS बने। ये बेकार की बात है। बच्चा कितना होनहार है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के थ्रू अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है, और उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप चीखते रहिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कंपैरिजन से मुझे दिक्कत है। वो क्योंकि हर आदमी, हर एक्टर एक दूसरे से सीख रहा है, हर कोई। मैं तो सीखता हूँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ और 200% कह सकता हूँ। मुझे एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं,
मुझे बहुत प्रेम है उनसे। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, चाहे वो कहीं से भी आए हों, चाहे वो फिल्म फैमिली से हो, चाहे वो बाहर से आए हों। बाहर के लोगों को देख करके ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मुझे उनकी वो कहीं ना कहीं मेरे अपने लगते हैं। मैं जिस जर्नी से आया हूँ वो भी उसी जर्नी से आ रहे हैं, और कुछ नया काम करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और उनसे सीखता रहता हूँ कि क्या था जो अच्छा है और क्या चीज़ मैं इससे सीख सकता हूँ, हर किसी से। और मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे कंपैरिजन से नफ़रत है। चलिए, सीखने की प्रक्रिया जारी रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।